हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग घटनासार वार्षिकी देख रहे हैं जिसमें पूरे एक साल का, ठीक है, पूरे एक साल का हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। इसके क्रम में हमने लगभग 5 उस वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिया है जिसमें हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी घटनाओं को देख लिया, जितने भी सम्मेलन वगैरह हुए थे वो देख लिए, बहुत सारी रैंकिंग आई है वो देखा, मोदी जी कहाँ गए हैं, कहाँ के हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ विजिट किए हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने देख लिया। साथ में वन लाइनर टाइप के जो फैक्ट होते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और वन शॉट जो भी मतलब कि वन लाइनर फैक्ट टाइप की जितने भी चीज़ें थी वो सब हम लोग देख के अभी कहाँ पे पहुँच आए हैं। तो अभी हम लोग आर्थिकी पे पहुँच आए हैं। ठीक है, कहाँ पे पहुँच आए हैं? आर्थिकी पे पहुँच आए। तो पिछले एक साल के भीतर जो भी आर्थिक घटनाएं हैं वो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में निपट जाए, और अगर मे भी ना हो पाया तो फिर 2 वीडियो बनाएंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आज ही ये समाप्त हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि हम लोग इसको रोते रोते जो है मतलब कि चलें कि आज एक पेज करेंगे कल दूसरा पेज करेंगे, तो ऐसा तो फिर ये ख़त्म ही नहीं होगा। चलिए आज करते हैं अब आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट। यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक वाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर एक प्यारा सा कमेंट वगैरह करके भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं। देखते हैं आज की अपनी पहली खबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखा होगा तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो जीएसटी है ना वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इससे रिलेटेड पॉइंट है। पहले तो खबर देखिए क्या है कि जीएसटी दरों में ऐतिहासिक बदलाव, ठीक है, यानी कि जो जीएसटी की रेट है अभी उसमें चेंजेस आए हैं। तो चलिए देखेंगे क्या कुछ खास चेंजेस हैं। तो देखिए कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने कब, तो 3 सितंबर 2025 को कौन से एडिशन है, मतलब कि कौन सी बैठक है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर जो एग्जामिनर है उन्होंने स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनाया तो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 56वीं बैठक में जीएसटी दरों में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस वगैरह किए हैं और इसमें आम उपभोक्ताओं को काफ़ी राहत मिली है। अब रोज़मर्रा की ज़रूरत के जो सामान हैं, जो कृषि उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा और ऑटोमोबाइल, ये ना पहले से सस्ते हो गए। मतलब कि अब ये तो जो खरीदे होंगे उन्हीं को पता चलेगा। आप लोग देखिए क्या आप लोगों ने कुछ खरीदा? हमने देखा था ऑनलाइन जो भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे मतलब कि लिख के आ रहा था जीएसटी ऑफ करके, ठीक है, कि जीएसटी दर से छुट्टी मिली हुई है। स्पेशली अब मैं लड़की हूँ तो ज़्यादातर लड़कियाँ कपड़े वगैरह देखती हैं, तो मैंने भी देख लिया, खरीदा कि नहीं खरीदा ये तो बात की बात है, लेकिन देखने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आप लोग बताइए क्या आप लोगों को ऐसा कुछ लगा, आप लोगों ने कोई शॉपिंग वगैरह की जिससे आपको लगा हो कि हाँ मतलब कि हम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और बाजार में खपत को बढ़ावा मिलेगा। अब होता है ना कि जब सस्ते सामान रहेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए किसानों को कृषि उपकरणों पर कम दाम का लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वो थोड़ा किफ़ायती बनेंगी। आगे आपसे कह रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में भी राहत दी गई है ताकि पढ़ाई का खर्चा कम हो। अब ये तो ना जो मतलब पेरेंट्स हैं वही बताएंगे कि मतलब पढ़ाई का खर्चा कितना कम आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को फीस जो है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई के लिए इतनी फ़ीस देनी पड़ती है। अब ये तो जो लोग दे रहे होंगे वही जाने, हम लोग तो दे नहीं रहे हैं, हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा है भी नहीं। आगे देखिए, छोटे बच्चे की बात छोड़िए, हमारे अलावा कोई बच्चा ही नहीं है, कुल मिला के ये बात है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और गाड़ियों के दाम घटने से जो उपभोक्ता हैं उनको थोड़ा बचत वगैरह होगी, थोड़ा होगी, इन्होंने तो बड़ी बचत लिख दिया है खरी। आगे देखिए, हालांकि कुछ चुनिंदा वस्तुएं थोड़ा महंगी हो जाएंगी, जैसे कौन कौन सी मतलब कि कुछ जो वस्तुएं हैं वो महंगी होंगी, जिससे जो लग्जरी आइटम्स हैं ना वो महंगे होंगे, जो नशे पत्ती वाले सामान हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि ये महंगे हो जाएंगे क्योंकि इनमें जो जीएसटी है ना उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है, और इसके साथ ही पंजीकरण तथा रिफंड की प्रक्रिया को भी थोड़ा इजी बना दिया गया है। आगे बता रहे हैं कि अब जो आवेदक हैं उनको स्वचालित पंजीकरण 3 कार्य दिवसों में मिल सकेगा यदि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब 2.5 लाख रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है और वे इस योजना का विकल्प चुनते हैं। आगे कह रहे हैं कि वही सिस्टम आधारित जोखिम मूल्यांकन के जरिए शून्य कर आपूर्ति और उल्टे शुल्क संरचना जैसी परिस्थितियों में प्रावधिक रिफंड जो है इसकी स्वीकृति दी जाएगी।
और जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से ये बदलाव लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत वर्तमान में 4 कर दरों को घटाकर केवल 2 स्लैब कर दिया गया। मतलब कि जहां पहले मतलब कि 4 स्लैब थे जीएसटी का, अभी उसको कम करके केवल और केवल 2 स्लैब कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि 2 स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है, जबकि 12 और 28% जो है उसको समाप्त कर दिया। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि पहले जो है 4 स्लैब थी, 5%, 12%, 18%, 28%। अभी क्या हुआ है, अभी 5% और 18% है, 12% और 28% जो है इनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि ये जो सुधार है, अब देखिए इसको ना ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा ना तो यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी। आगे कह रहे हैं कि इस सुधार को 2017 में जीएसटी लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 2017 में। किस डेट को हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे जहाँ तक याद है वो 1 जुलाई 2017 याद है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे देखिए कि ये 2017 के बाद से सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य वर्ग के लिए दिवाली गिफ्ट वादे से भी जोड़ा जा रहा है। मतलब मोदी जी के द्वारा ना जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मोदी जी ने दिवाली का गिफ्ट दिया है। आगे देखिए कि नई व्यवस्था से खाद्य व दैनिक वस्तुएं जो हैं जैसे दूध, मक्खन, पनीर, ये पास्ता वगैरह, बिस्किट, तेल, नमकीन, जीवन रक्षक दवाइयाँ, किताबें, स्टेशनरी, जूते, चप्पल, कपड़े, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी जो उपकरण है ना वो सस्ती हो जाएंगे। अब बताइए, अगर दूध जो है सस्ता हो जाएगा तो हम लोग जो है हम लोगों के लिए कौन सा फ़ायदा है चोकर चूड़ी इतना महंगा है, दूध सस्ता हो जाएगा। अब जो फार्मर्स मतलब कि फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग तो यही सब कर रहे हैं। दूध दूध उनका जो है व्यापार है, उनका मतलब कि खेती में जो उपज हो रही है वो व्यापार है। अब आप सोचिए, खाने पीने की सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो किसानों को कौन सी राहत मिल रही है? उनके लिए तो जो है सर पे तलवार लटक गई है। आगे देखिए, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नई व्यवस्था में खाद्य व ये सब हो गया, और उपभोक्ता जो है वो टिकाऊ वस्तुएं जैसे एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन पर भी जीएसटी घटा करके 28% से 18% रह जाएगा। मतलब अब फटाफट आप लोग एसी वगैरह खरीद लीजिए। उर्वरक, निर्माण सामग्री और हस्तशिल्प पर कम दरों से छोटे उद्योगों और किसानों को राहत मिलेगी। अब ये तो समय बताएगा कि जो मतलब कि खाद वगैरह है वो कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा लाए थे तो 450 रुपये की एक बोरी इफ़को यूरिया मिली थी, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि 280 की उनको मिली हुई थी पहले, और बाद में जो है 450 की मिली। कहीं ना कहीं ये भी होता है ना कि गाँव में होता क्या है, वो लाए कितने में है, बेच कितने में रहे हैं, लोगों को आइडिया है नहीं कि जीएसटी कम हो गया है, इससे कुछ राहत मिलेगी। बस फटाफट गए लेके आए, दुकान वाला जितने में दे रहा है, मजबूरी है उतने में लेना पड़ता है। फिर देखिए आगे कह रहे हैं कि हालांकि पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी जैसे पान मतलब कि जो पाप सामान, ये पाप सामान क्या होता है, ये विलासिता की जो वस्तुएं हैं इसको तो छोड़ ही दीजिए, पान मसाला करिए वो ज़्यादा ठीक है। विलासिता की वस्तुओं पर ऊंची दर जो है वो जारी रहेगी। मीठे फ्लेवर्स पेय पर जीएसटी 28% से बढ़ा करके देख रहे हैं कितना कर दिया गया है, 40% कर दिया गया है। प्रीमियम शराब, हाई एंड कारें, याट और आयातिक जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं ये भी महंगी होंगी। जबकि कोयले पर कर जो है वो टैक्स बढ़ा करके 18% हो जाएगा। इससे औद्योगिक लागत बढ़ेगी और ये सुधार घरेलू खर्च घटाकर उपभोग और अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में थोड़ा अहम माना जा रहा है। वहीं आगे आपसे कह रहे हैं कि सरकार जो है उन्होंने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को राहत देते हुए छोटे पेट्रोल और जो डीजल कारें हैं, हाइब्रिड वाहन हैं, 350 सीसी तक की जो मोटरसाइकिल, 3 पहिया वाहन, ट्रक और एम्बुलेंस हैं, इन पे जीएसटी दर 28% से घटा करके 18% कर दिया है, जिससे कीमतें कम होने पर जो डिमांड है वो बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। फिर आगे आपको बता रहे हैं कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसे एसी, टीवी, डिश, वॉशिंग मशीन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये सब भी ना 18% के स्लैब में आ गए हैं, जिससे घरेलू खपत और विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि फिर तो मुझे ना एक ले लेना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बोर्ड बोलते हैं, अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा, स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड फिर मुझे खरीदना चाहिए अगर 10-15 हज़ार का मिल जाए तो, क्योंकि भाई महंगाई कम हो रही है ना, तो 10-15 हज़ार का तो मिल ही जाना चाहिए। खैर ये मजाक की बात है, आगे देखते हैं।
आगे कह रहे हैं कि राजस्व संतुलन के लिए जीएसटी परिषद ने पाप, और ये पाप मुझे ना थोड़ा कम ही समझ आ रहा है, पाप और विलासिता की वस्तुओं पर 40% का नया स्लैब जो है वो लागू किया है। इसमें सिगरेट, गुटखा, शीतल पेय, लग्जरी कारें, बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिलें, निजी विमान, नौकाएं और ऑनलाइन गेमिंग शामिल हैं। तो अगर मुझे तो लग रहा है कहीं यही ना पूछ लें कि पाप और विलासिता की वस्तुएं कौन सी हैं, उसमें क्या शामिल है, तो देख लीजिए भैया ये सब है। आगे आपसे कह रहे हैं कि वहीं कोयला, पेपर बोर्ड और रुपये 2500 से अधिक कीमत वाले वस्त्रों पर जो टैक्स है वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 18% कर दिया गया है। अनुपालन को आसान बनाने के लिए अब कम जोखिम वाले आवेदकों को 3 दिवस में स्वचालित जीएसटी पंजीकरण मिलेगा और नवंबर 2025 से 90% रिफंड जो है वो स्वतः जारी होंगे। इसके अलावा जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण 2025 के अंत तक स्टार्ट होगा और जो लंबित अपीलें हैं वो 30 जून 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी। वहीं आगे आपको बता रहे हैं कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है ये देश के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक है, जिसने कई अप्रत्यक्ष टैक्सेस को समाप्त करके एकीकृत प्रणाली जो है वो लागू की है और व्यवसायों व उपभोक्ताओं के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाया है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है, स्पेशली यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, कि इसे लागू करने के लिए संविधान के 101वां जो है भारत देश के संविधान में 101वां संशोधन किया गया था, जो कि 2016 में पारित किया गया और इसने केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया। तो आपको समझ आ रहा है ना कि जीएसटी पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों को है और 101वां संविधान संशोधन से ये चीज़ आई है। और ये भी याद रखिएगा, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स में, कि अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन हुआ। कुल मिला के 101वां संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से जीएसटी लाया गया और 279A इसमें जोड़ा गया। आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि परिषद की संरचना में केंद्र के वित्त मंत्री, अध्यक्ष, राज्य व वित्त मंत्री और अन्य प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो दर निर्धारण, छूट, मॉडल कानून और आपूर्ति नियम जैसे विषयों पर निर्णय लेते हैं। परिषद के नियम सर्वसम्मति या 75% भारित मतों से पास होते हैं। ठीक है, अति सर्वसम्मति हो या कम से कम 75% जो लोग हैं वो मत दें, या कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए मत। फिर आगे आपसे कह रहे हैं कि 2016 से अब तक परिषद ने ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग, QRMP योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स कटौती, कोविड राहत, रियल एस्टेट पर कर दरें, रिफंड नियमों में सुधार और जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना जैसे कई इंपॉर्टेंट निर्णय भी लिए हैं। और आगे आपसे कह रहे हैं कि 28% कर श्रेणी की जो वस्तुएं हैं ये घटाकर सिर्फ 35 की गई हैं और व्यापारियों को लेट फीस व अपीलों में राहत दी गई है। फिर बता रहे हैं कि नवीनतम निर्णयों में वाउचर लेन देन पर जीएसटी नहीं लगाने और जीन थेरेपी को छूट देने के प्रावधान शामिल हैं। जीएसटी ने ना सिर्फ एक कि राष्ट्रीय बाजार बनाया, बल्कि सहकारी संघवाद की मिसाल भी पेश की है। तो ये सारी चीज़ें, अब आपको पता है ना कि कुछ भी सरकार करती है तो उसके ना वो कुल मिलाकर के फायदे ही गिनवाती है, नुकसान भी कुछ होंगे, जो कौन गिनवाएगा, विपक्ष वाले गिनवाएंगे और उपभोक्ता गिनवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगली जो खबर है वो। अगली खबर है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच FTA 1 अक्टूबर 2025 से लागू। तो भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार व्यापार संघ, जिसको क्या शॉर्ट में क्या कहा जाएगा, EFTA, इसके मध्य मुक्त व्यापार समझौता जिसे FTA कहा जाता है 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और इससे जो है 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता जिसे TEPA कहा जाता है इसके रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। वहीं आगे आपको बता रहे हैं कि EFTA में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और ये कौन है, ये लिंकटेस्टाइन लिखा हुआ, मैंने तो कहीं इसको लिंचेस्टाइन पढ़ा हुआ था, खैर जो दिखाया गया वो देखिए। इस समझौते के तहत आपको 15 वर्षों में $100 अरब का निवेश जो है देखने को मिलेगा, जिससे पहले 10 वर्षों में $50 अरब और अगले 5 वर्षों में $50 अरब लगाए जाएंगे। इससे भारत में लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का जो सृजन है वो होने की उम्मीद है। अब किसको मिलेगी ये तो समय बताएगा। फिर देखिए, आपने देखा होगा कि जब से हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ये देखने को मिला 50,000 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी। जैसे यहीं पे आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां जो है वो सृजित होंगी। किसको मिलेगा पता नहीं।
आगे कह रहे हैं कि भारत ने स्विट्जरलैंड को 2018 से 2023 की अवधि के 94.7% निर्यात स्पेशली सोने को छोड़ करके पर बेहतर बाजार पहुंच दी है, जिसमें दवाइयां, मशीनरी, ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियां, चॉकलेट और कृषि उत्पाद शामिल हैं। वहीं देखिए तो भारत ने स्विस घड़ियों, चॉकलेट और तरासे पॉलिश किए हीरे पर शुल्क घटा दिया है या फिर समाप्त किया है। और इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सतत विकास प्रावधान, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, श्रम अधिकार और सामाजिक कल्याण पर समझौते न करने का आश्वासन शामिल है। और ये पहली बार है जब भारत ने किसी एफटीए में इतनी बड़ी निवेश प्रतिबद्धता और कानूनी रूप से बाध्यकारी सतत विकास ढांचे को अपनाया है, जो दीर्घकालिक पूंजी उद्योग और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से भारत की भागीदारी को मजबूत करेगा। अगली खबर क्या है कि जियो पेमेंट लिमिटेड का सोविंग प्रो नामक भारत का पहला स्वतः म्यूचुअल फंड से जुड़ने वाला खाता। तो अगस्त 2025 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिससे JFSL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने सेविंग्स प्रो के आगामी लॉन्च की घोषणा की है। ठीक है, ये भारत का पहला बचत खाता है जो स्वचालित रूप से रातों रात म्यूचुअल फंड में निष्क्रिय शेष राशि का निवेश करता है। इससे जमाकर्ताओं को अतिरिक्त प्रयास के बिना उच्च रिटर्न जो है ये प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। और ये घोषणा कह रहे हैं कि JFSL के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, नाम क्या है उनका, हितेश सेठिया, इन्होंने कंपनी की 2024-25 वार्षिक आम बैठक के दौरान की। और ये बचत खाता आपातकालीन निधि और अल्पकालिक अधिशेष नकदी के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन बड़ी दीर्घकालिक होल्डिंग्स के लिए नहीं। आगे आपसे बता रहे हैं कि सेविंग प्रो के तहत खाते में निष्क्रिय शेष राशि को आसानी से रातों रात म्यूचुअल फंडों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ओपन एंडेड डेट फंड जो रातों रात परिपक्व होने वाली मनी मार्केट उपकरणों में निवेश करते हैं। ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के माध्यम से होने वाली कमाई पारंपरिक बचत से काफ़ी अधिक हो सकती है, जिससे ग्राहकों के न्यूनतम हस्तक्षेप से रिटर्न में वृद्धि हो सकती है। आगे फिर बता रहे हैं कि बचत खाते में निष्क्रिय पड़े धन पर कम ब्याज मिलता है, जो आमतौर पर 2% से 4% प्रति वर्ष होता है। रातों रात ये MF में बढ़कर 4.6% तक हो सकता है। और इसमें ना प्रति ग्राहक जमा सीमा 2 लाख रुपए है। आगे आपसे अगली जो खबर है वो क्या कह रहे हैं कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ। ठीक है, तो जब से वो आए हुए हैं, तब कौन आए हुए हैं, ट्रम्प, तब से ये सारी चीज़ें चर्चा में हैं। तो भारत पर अमेरिकी टैरिफ की यदि हम बात करें तो अमेरिका ने रूस से भारत के लगातार तेल आयात को लेकर के नाराजगी जताते हुए कई प्रमुख भारतीय वस्तुओं पर मौजूदा 25% शुल्क के ऊपर अतिरिक्त 25% ड्यूटी लगाकर टोटल 25% का भारी टैरिफ लागू किया है। ठीक है, इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लगा है। और 31 जुलाई 2025 को घोषित ये फैसला 2 चरणों में 7 और 27 अगस्त को लागू हुआ। इस टैरिफ के दायरे में कपड़ा, रत्न आभूषण, रसायन, समुद्री भोजन, चमड़ा, मशीनरी, फर्नीचर, कालीन जैसे क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर वस्त्रों पर 60 से 64%, रत्न आभूषण पर 52%, रसायन पर 55% और समुद्री भोजन पर 50% से अधिक शुल्क लगेगा। समझ रहे हैं, मतलब एकदम टैरिफ का ही जो है यहाँ पे नंगा नाच किया जा रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए कि इस पे क्या लगा हुआ है कि ये जो है वस्त्रों पे 60 से 64% तक, रत्न आभूषण पे 52%, रसायन यानी केमिकल पर 54%, समुद्री भोजन पर 50% से भी ज़्यादा टैरिफ लग गया है। आगे देखिए कि उद्योग संगठनों के अनुसार इससे अमेरिकी बाजार में भारत की 55% जो शिपमेंट है वो प्रभावित होगी। निर्यातकों को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 30 से 35% जो नुकसान है वो झेलना पड़ सकता है। अब देखिए टैरिफ बढ़ाने से होगा क्या, इससे ना उनके वहाँ के जो उत्पाद हैं वो सस्ते हो जाएंगे। जो भारत देश से वहाँ पे मतलब कि सामान जाएगा वो वहाँ के लोगों को महंगा पड़ेगा। तो दुनिया क्या सोचती है, सस्ता सामान खोजती है। कोई ये थोड़ी ना सोचेगा कि जो है नहीं नहीं हम तो वही वाला लेंगे। या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मतलब कि वही वाला प्रोडक्ट यूज़ करने का आदी हो कि नहीं मुझे तो वही वाला प्रोडक्ट यूज़ करना है, फिर चाहे वो कितना भी महंगा हो जाए। अब जैसे लोग फेस वॉश वगैरह के साथ इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है, कि नहीं मैं तो वही वाला फेस वॉश यूज़ करूँगी, मेरी स्किन को वही सूट करता है। तो मजबूरी है कि मुझे मतलब वो कितना भी महंगा हो जाए वही लेना है। लेकिन हर एक उत्पाद के साथ तो ऐसा होगा नहीं। अगर सेम चीज़ें आप देखिए कि हमारी कंट्री की बनाई हुई सेम चीज़ है वो हमको सस्ते में मिल रही है, चाइना से आया हुआ सामान या अमेरिका से आया हुआ सामान वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो महंगा है, तो हम क्यों उसे परचेज़ करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसी वजह से जब टैरिफ लग जाती है तो जो निर्यात किया हुआ सामान है वो महंगा हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं उनको थोड़ा झटका लग सकता है टैरिफ बढ़ने की वजह से।
आगे देखिए कि आलोचकों का यह कहना है कि यह चयनात्मक कार्रवाई है क्योंकि चाइना और तुर्की को ऐसे दंड का सामना नहीं करना पड़ा। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि भारत केवल अमेरिका को खुश करने के लिए रूसी तेल न छोड़े, बल्कि शांतिपूर्ण कूटनीति अपनाते हुए नए बाजार खोजे और अन्य वैश्विक साझेदारी से संबंध मजबूत करे। तो रूस मतलब कि रसिया से तो हमेशा ही जो ट्रम्प हैं वो मतलब उलझे ही रहते हैं, तो उनको लग रहा है कि भारत जो है वहाँ से तेल ना खरीदे, जबकि हमें रसिया से तेल खरीदने में काफ़ी फ़ायदा होता है। इस वजह से मतलब यहाँ पे ना ये इस टाइप का है, आगे कुआं पीछे खाई। अगर आप उसको खुश करने जाएंगे तो ये जो है नाराज़ होगा, अगर इसको नाराज़ करेंगे तो वो खुश होगा। तो इससे मतलब दिक्कत ही है कुल मिलाकर के। तो इसी वजह से जो समझदार लोग हैं, जो हमारे यहाँ के मतलब कि शांतिपूर्ण जो हमारे यहाँ के विशेषज्ञ हैं, उनका तो यही कहना है कि भैया शांतिपूर्ण रूप से आप अपनी कूटनीति को अपनाइए और धीरे धीरे हौले हौले अपना जो कदम है वो आगे बढ़ाते रहिए। रसिया से तेल खरीदना मत छोड़िए, क्योंकि वो हमारा एक तो पहली बात तो वो हमारा बहुत सालों से ही पार्टनर रहा है, अच्छा खासा उससे हमें लाभ मिलता रहा है, और दूसरा अभी भी तेल खरीदने में उनके यहाँ से हमको लाभ मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि अमेरिका जो है ये चाहता है कि उसे भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर में अधिक बाजार विस्तार मिले, लेकिन भारत ने किसानों के हितों से कोई समझौता करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अगली जो खबर है वो क्या है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन 200 अरब डॉलर के अवसर का लाभ नामक रिपोर्ट। चलिए देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। पहली बात तो ये रिपोर्ट आई कहाँ से है वही जाने रहिए, कौन लाया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग ने अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जो भी आप बोलना चाहें, ये नामक रिपोर्ट 4 अगस्त 2025 को जारी की है, जो कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी इनके संक्रमण को तेज करने के लिए एक व्यापक रोड मैप जो है वो प्रदान करती है। वहीं आगे देखिए कि ये जो रिपोर्ट है, एक सेकेंड, इस रिपोर्ट का विमोचन नीति आयोग के सदस्य, नाम क्या है उनका, श्री राजीव गौबा, इनकी उपस्थिति में किया गया। इसमें ईवी क्षेत्र की चुनौतियां, अवसर और ठोस सुझावों को प्रस्तुत किया गया है। और भारत ने 2016 में ईवी बिक्री की शुरुआत 50,000 वाहनों से की थी, जो 2024 तक बढ़कर 2.8 मिलियन तक पहुंच गई है। 2024 में ईवी की बिक्री आप देखिए तो भारत में 7.7% तक पहुंच चुकी है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये 18.78 मिलियन तक पहुंच गई है। ठीक है, और वृद्धि भी दिखाई गई है कि 9,18,000 से बढ़ करके अभी कितनी हो गई है, 18.78 मिलियन। आगे देखिए कि वर्तमान में देश में 65 लाख से अधिक ईवी सड़क पर चल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 65 लाख से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो भी रोड पे चलते हुए आपको दिख जाएंगे। इसमें 12 लाख जो है 2024 में ही पंजीकृत हुए थे। आगे आपसे बता रहे हैं कि 200 अरब डॉलर का अवसर, रिपोर्ट के जो प्रमुख बिंदु हैं वो देखिए। आर्थिक संभावना पहली खबर है, मतलब नहीं, पहला जो हेडिंग है वो है आर्थिक संभावना। तो भारत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल संक्रमण के माध्यम से 2035 तक 200 अरब डॉलर का आर्थिक अवसर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, दूसरा तेल आयात में बचत। तो ईवी अपनाने से 3.7 लाख करोड़ के जो मतलब कि तेल आयात है उसकी बचत होगी, साथ में 1 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी हो सकती है। तो मतलब तेल जो हम लोग आयात कर रहे हैं उसमें भी जो हमारा पैसा जा रहा है वो भी बच जाएगा, साथ में कार्बन जो मतलब कि उत्सर्जन है उसमें भी कमी आएगी। आगे रोजगार सृजन। तो ईवी क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हो सकती हैं। तो नौकरियां तो हर जगह पैदा हो रही हैं, मिल रही हैं कि नहीं ये आप लोग बताइए। फिर देखिए ईवी अपनाने में जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो भी देखिए। अब यहाँ मतलब ये बात तो है, कुछ भी आएगा तो उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान तो होंगे ही। केवल फ़ायदा किसी भी चीज़ का नहीं होता है कि बस फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई चीज़ आ ही नहीं सकती जिसका केवल और केवल फ़ायदा हो। ठीक है, कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान और ज़िंदगी ऐसे चलेगी। तो देखते हैं क्या कुछ खास चुनौतियाँ हैं इसके। पहली, ऊंची प्रारंभिक लागत। तो बैटरी की कीमतें ईवी को आईसीई वाहनों की तुलना में महंगा बनाती हैं। दूसरा, वित्तीय पहुंच की कमी। ऋणदाता जोखिम के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल ऋण एमएसएमईज और असंगठित क्षेत्र के लिए कठिन है। चार्जिंग ढांचे की कमी। तो देश में अभी केवल 25,000 चार्जिंग स्टेशन है, जबकि 2035 तक 29 लाख स्टेशनों की ज़रूरत होगी। वहीं R&D और रिसाइकलिंग की कमी की बात करें तो बैटरी पुनर्चक्रण और स्थानीय पुर्जों के निर्माण में अनुसंधान भी सीमित है। राज्य नीतियों में असमानता। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीतियों में राज्यों के बीच सामंजस्य की कमी है। ठीक है, तो ये सारे कुछ चुनौतियां हैं। अगली खबर है, दुनिया के शीर्ष 50 नाश्ते की सूची में भारतीय उपमा 43वें स्थान पर। मतलब जो लोग टॉप 50 जो
खाने वाले नाश्ते में चीज़ें आती हैं, उसमें जो हम लोग उपमा बनाते हैं वो 43वें स्थान पे है। किसको किसको उपमा पसंद है? तो अभी बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं होंगे उपमा क्या है। तो भैया उपमा ना सूजी का बनता है। जैसे मतलब हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं मीठा, वैसे ही तीखे में बनाया जाता है उपमा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बशर्ते हम बनाते नहीं जल्दी। तो देखिए क्या है भैया, इसको देखते हैं। फूड गाइड टेस्ट एटलस ने, किसने? तो फूड गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन नाश्ते की सूची अगस्त 2025 में जारी की, और इस सूची में भारतीय व्यंजन उपमा जो है ना, इसकी जगह बनाने में, मतलब 43rd स्थान पे अपनी जो जगह है वो बनाने में सफल रहा। आगे देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार उपमा को सूची 43वें स्थान पर रखा गया है। इसे 3.4 रेटिंग दी गई है। भारत में लाखों लोगों के लिए सूची से बना ये असाधारण व्यंजन आरामदायक भोजन माना जाता है, जो पौष्टिक भी होता है। कई सारे इसके फायदे होते हैं ना। एक तो भैया तेल कम लगता है, ठीक है, इसमें तेल कम लगता है, टेस्ट अच्छा आता है, हेल्दी भी है, फास्ट फूड टाइप का नहीं है कि एकदम मतलब कि फुला फुला के आपको सही कर देगा, तो ये सब भी नहीं है, मतलब हल्का नाश्ता टाइप का है। आगे देखिए, इस सूची में शीर्ष स्थान किसका है? इंडोनेशिया का बुबुर अयाम व्यंजन। अब इतना अजीब सा व्यंजन है, पता नहीं कैसे होता होगा। इस चिकन डिश को कुरकुरे टॉपिंग और सोया सॉस के साथ परोसा जाता है। तो भैया ये तो वही लोग जाने जो ये सब खाते हो। आगे देखिए कि सूची में फिलीपींस के अरोज काल्डो, जॉर्जिया के एलार्जी, रोमानिया के तासी सी इंघाइड और यूक्रेन का बानूस, ये भी जगह बनाया। तो भैया ये सब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने नहीं है। हमारा उपमा जो है 43वें स्थान पे है, बस ये जाने रहिए। और ये सूची कौन जारी किया है? तो भैया फूड गाइड टेस्ट एटलस, कुल मिला के टेस्ट एटलस जो है, याद रखिए बस। चलिए आगे देखिए, और 50 जो है डिशेस को इसमें शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगली खबर किससे संबंधित है? अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला उपकरण। तो इसमें क्या कुछ बातें हैं, देखिए कि भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम लोग पीडीएस सिस्टम कहते हैं, इसको और प्रभावी बनाने के लिए अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण यानी सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल को 31 में से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया है। केवल मणिपुर में ये अभी बाकी है। यहीं आगे आपसे बता रहे हैं कि ये डिजिटल रूट ऑप्टिमाइजेशन और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन उपकरण केंद्रीय गोदामों में उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करता है, और इसके द्वारा हर साल लगभग 250 करोड़ की बचत होने का अनुमान है। साथ ही ईंधन खपत घटने से पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होगा। और ये तकनीक आधारित प्रणाली डाटा आधारित एल्गोरिदम का उपयोग कर समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करती है, अपव्यय रोकती है और वास्तविक समय में निर्णय लेने में भी हेल्प करती है। पंजाब, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, अपना यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उड़ीसा सहित 30 राज्यों में ये पहले ही लागू हो चुका है। वहीं हम यदि आगे देखें तो इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि डिजिटल डैशबोर्ड और प्रोडक्टिव एनालिटिक्स में स्टॉक की निगरानी, देरी की पहचान और खाद्यान्न लीकेज रोकना आसान होगा। साथ ही दूर दराज क्षेत्रों तक समय पर राशन पहुंचाना भी संभव हो पाएगा। आगे देखिए, चूंकि पीडीएस लगभग 80 करोड़ लोगों को कवर करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा नेटवर्क है। सोचिए पहले कि पीडीएस सिस्टम जो है दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा नेटवर्क है, उसके बाद भी भुखमरी में हम लोग जो है पीछे से टॉप करते हैं। ठीक है, जो भुखमरी सूचकांक आता है उसमें हम लोग कहाँ से टॉप करते हैं? पीछे से टॉप करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा आपको भुखमरी कहाँ देखने को मिलेगी? भारत देश के भीतर। इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो अपने पास है। आगे देखिए, अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन टूल परियोजना को विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आईआईटी दिल्ली के एफआईटीटी और खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये अन्न चक्र को किसके किसके सहयोग से वितरित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो यही है विश्व खाद्य कार्यक्रम, दूसरा आईआईटी दिल्ली का एफआईटीटी और खाद्य सार्वजनिक विभाग। ठीक है, बस इन दोनों को जरूर याद रखिए। चलिए अगली खबर देखिए। अगली खबर क्या है कि भारत में 2035 तक 9.5 ट्रिलियन डॉलर का वित्तीय प्रवाह होगा। ठीक है, चलिए कब तक होगा? तो ये ना मतलब कि कभी कभी यही ईयर ही पूछ लेते हैं कि कब तक ये चीज़ होने की संभावना है, तो 2035 तक। तो ये खबर कह रही है कि भारत की घरेलू वित्तीय बचत को लेकर गोल्डमैन सैक्स ने अगस्त 2025 में बड़ा अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 10 वर्षों यानी 2025 से 2035 तक घरेलू वित्तीय बचत से 9.5 यानी $9.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि वित्तीय परिसंपत्तियों में प्रवाहित होगी।
वहीं आगे कह रहे हैं कि ये बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था में भौतिक संपत्तियों जैसे सोना और रियल एस्टेट से वित्तीय साधनों की ओर झुकाव को दर्शाता है और वित्तीयकरण यानी फाइनेंशियलाइजेशन और पूंजी बाजार की गहराई यानी कैपिटल मार्केट डीपनिंग में एक अहम चरण को इंगित करता है। वहीं जो गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट है इसकी बात करें तो ये रिपोर्ट जो है बता रही है कि अगले दशक में भारत की घरेलू वित्तीय बचत औसतन जीडीपी का 13% रहने का अनुमान है। ठीक है, ये याद रखिएगा 13%। पिछले 10 वर्षों का औसत मात्र 11.6% रहा है और इस वृद्धि का कारण क्या है? बढ़ती आय, वित्तीय साक्षरता में सुधार और वित्तीय बाजारों तक बेहतर पहुंच। आगे देखिए कि गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि कुल प्रवाह में से दीर्घकालिक बचत उत्पाद यानी बीमा, पेंशन, सेवानिवृत्ति निधि $4 ट्रिलियन से अधिक होगा और इस बीच बैंक जमा से $3.5 ट्रिलियन आने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। चलिए, याद कितना ही रहेगा, इंपॉर्टेंट वही रहता है कब तक ये जो है होने का अनुमान है, तो 2035 साल जरूर याद रखिएगा। अगली खबर क्या निकल के आ रही है कि अगस्त 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $693.62 अरब। आपको आइडिया होगा, अगर आपने आरओ का एक पेपर देखा होगा तो उसमें ये वाली मतलब कि ये पूछा गया था। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये आंकड़ा पूछा गया था कुल मिलाकर के। तो फिर से देख लीजिए कि अगस्त 2025 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $693.62 अरब। तो क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं उसको देखिए कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 8 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में $4.74 अरब से बढ़ करके कितना हो गया? $693.62 अरब। ठीक है, ये पूछ लिया गया है। अब नहीं लगता कि पीसीएस भी यही पूछ लेगा, सेम आंकड़े वो लोग नहीं पूछते हैं, पर ये पूछ लिया गया है। आगे देखिए कि जो बाहरी क्षेत्र की स्थिरता का संकेत है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा संपत्तियां $2.37 से बढ़कर $583.98 पर पहुंच गई हैं। इसमें अमेरिकी डॉलर के साथ यूरो, येन और पाउंड जैसी अन्य मुद्राओं का मूल्य भी शामिल है। वहीं अगला जो है आगे क्या बता रहे हैं आपसे कि स्वर्ण भंडार $2.16 अरब से बढ़ के कितना हो गया है? $86.16 अरब हो गया। हो सकता है आप किसी यही पूछ लें। जबकि जो SDR है, जिसे हम लोग विशेष आहरण अधिकार कहते हैं, ये $169 मिलियन से बढ़कर के कितना हो गया है? $169 मिलियन से बढ़कर के $18.74 अरब। और IMF में जो भारत की रिजर्व पोजीशनिंग है वो $45 मिलियन से बढ़कर के कितनी हो गई है? $4.73 अरब हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब कि इम्पोर्टेंट बन सकता है कि ये जो आंकड़े निकल के आए हैं उसमें स्वर्ण भंडार अभी कितना हो गया है? $86.16 अरब। SDR कितना हो गया है? $18.74 अरब। और जो IMF में भारत का रिजर्व है वो कितना है? $4.73 अरब। ठीक है, ये तीनों आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर वहीं आगे आपसे बता रहे हैं कि पिछले सप्ताह भंडार $9.32 अरब घट करके $688.68 पर आ गया था, लेकिन इस बार की बढ़त ने वैश्विक बाजार की अस्थिरता के मध्य RBI के प्रभावी हस्तक्षेप को बढ़ाया है। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर यानी $704.885 अरब तक पहुंचा था और मौजूदा स्तर उसके करीब है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक बार पूछ लिया गया है। अगली खबर क्या निकल के आ रही है, तो हमारी जो अगली खबर है उसमें आपको कह रहे हैं कि 19वीं चीन ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन की टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची। तो चलिए देख लेते हैं टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची। पहला जो पॉइंट है वो देखिए कि शेनझेन में 7 से 11 अगस्त 2025 तक आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची जारी की है। इसकी थीम क्या है? AI एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। और इसमें दुनिया भर से 10,000 से अधिक उद्यमी, नीति निर्माता और ब्रांड लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया है। सूची में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ये $1062.505 अरब के ब्रांड मूल्य के साथ पहले स्थान पे है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन होल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और आगे कह रहे हैं कि जो AI क्लाउड और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में उसकी बढ़त को दर्शाता है। वहीं जो एनवीडिया है ये दूसरे स्थान पे है। ठीक है, एनवीडिया कहाँ है? दूसरे स्थान पे है। और एप्पल जो है ये तीसरे स्थान पे है। तो आपको ध्यान रखना है कि 19वीं जो चीन ब्रांड फेस्टिवल टॉप ब्रांड यूनियन की टॉप 500 सूची जारी की गई है, उसमें टॉप पे कौन है? उस पर टॉप पे है मतलब माइक्रोसॉफ्ट है ना। हाँ, टॉप पे है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे पे है एनवीडिया, तीसरे पे है एप्पल। चलिए आगे देखिए। वहीं अमेजॉन, अल्फ़ाबेट, सऊदी अरामको और वॉलमार्ट, मेटा, वर्कशायर हैथवे, ब्रॉडकॉम
टॉप 10 में शामिल है, जिसमें ब्रॉडकॉम के प्रवेश में से सेमीकंडक्टर सेक्टर की बढ़ती शक्ति जो है वो झलकती है। आगे देखिए कि ऊर्जा क्षेत्र में सऊदी अरामको शीर्ष पर रहा है। चीन की ओर से पेट्रो चाइना ये कौन से स्थान पे है? 14वें स्थान पर है और ये सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। चलिए अगली खबर क्या है? अगली खबर है कि भारत के सबसे मूल्यवान कारोबारी घरानों की हुरून रिपोर्ट। तो देख लेते हैं कौन है धनपति। चलिए, तो शोध और रैंकिंग फर्म नाम क्या है? हुरून। इसके द्वारा कारोबार घरानों की संपत्ति में पिछले एक साल में आए बदलाव की ये जो रिपोर्ट है, बार्कलेज के साथ मिलकर 2025 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। पहले तो यही जानिए कि इस रिपोर्ट का नाम क्या है? हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया है, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 300 सबसे मूल्यवान परिवारों की जो टोटल संपत्ति है वो 140 लाख करोड़ रुपए यानी कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जो कि हमारे देश की जीडीपी का कितना है? 40%। समझ रहे हैं? कहाँ एक तबका ऐसा है जो भूखमरी का शिकार है, कहीं एक तबका ऐसा है जिसके पास पूरे देश की जीडीपी का 40% जो पैसा है उन्हीं के पास है। आगे देखिए, अकेले अंबानी परिवार की ही संपत्ति देखें तो देश की जीडीपी का 12% है। पिछले एक साल में अंबानी परिवार की संपत्ति में 10% की वृद्धि हुई है। भैया जियो वो महंगा हो गया है, रिचार्ज तो वृद्धि तो होगी ही ना। आगे देखिए कि मुकेश अंबानी, उद्योगपति मुकेश अंबानी, इनके नेतृत्व वाली अंबानी परिवार जो है वो 28 लाख करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति के साथ देश की सबसे समृद्ध कारोबारी घरानों में से है। वहीं अडानी परिवार की बात करें तो 14.01 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ, समझ रहे हैं, कहाँ इनका 28 लाख, कहाँ इनका 14, मतलब कि आधे पे शामिल नहीं है। कुल संपत्ति के साथ अडानी परिवार जो है ना वो इस सूची में शामिल ही नहीं है, क्योंकि हुरून इंडिया के इस रिपोर्ट में शामिल औद्योगिक घराने पहली पीढ़ी के कारोबारी नहीं हैं, उनका कारोबार कई पीढ़ियों से चल रहा है। वहीं गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी परिवार को पहली पीढ़ी के उद्यमी के रूप में शुरू सबसे मूल्यवान पारिवारिक कारोबार का मालिक बताया गया है। इस सूची में अंबानी परिवार का नाम नहीं है। आगे देखिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में कुमार मंगलम बिरला परिवार की संपत्ति 20% बढ़ करके 6.47 लाख करोड़ रुपए हो गई है और इसी के साथ ये परिवार कई पीढ़ियों वाले कारोबारी घरानों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे बता रहे हैं कि जिंदल परिवार भी 21% की उछाल के साथ 5.70 लाख करोड़ संपत्ति के साथ एक स्थान ऊपर गया है। वहीं बजाज परिवार की बात करें तो 21% की गिरावट के चलते वो चौथे स्थान पर खिसक गया। शीर्ष 300 कारोबारी परिवारों ने पिछले साल प्रतिदिन औसतन 7100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाए। समझ रहे हैं? पिछले साल प्रतिदिन 7100 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। वाह! इस दौरान 1 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले परिवारों की संख्या 37 से बढ़कर 161 हो गई। याद से इसको देख लीजिए। और इस सूची में शामिल 1/4 से अधिक कारोबार शेयर बाजारों में सूचीबद्ध नहीं है। सूची में शामिल 89% कारोबारी भौतिक उत्पादों की बिक्री करते हैं, जबकि 11% सेवा जो है वो प्रदान करते हैं। सर्वाधिक संपत्ति वाले कारोबारी घरानों में मुंबई से 91 हैं। इनको जरूर याद रखिए। ठीक है, कि ये जो सर्वाधिक संपत्ति वाले कारोबारी हैं इसमें आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेंगे? तो मुंबई से कितने हैं? 91। राष्ट्रीय राजधानी हमारा जो दिल्ली है वहाँ से 62 कारोबारी हैं। कोलकाता से 25 परिवार इस सूची में शामिल हैं और इस सूची में शामिल 300 कारोबारी परिवार 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इन परिवारों ने 1.8 लाख करोड़ रुपए आयकर दिया है। वहीं 22 कंपनियों की कप्तान महिलाओं के हाथों में है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए कि कई पीढ़ी आपको पुनः मतलब कि एक सूची में दे दिया गया है ताकि समझने में आसानी हो कि कई पीढ़ी वाले शीर्ष जो 5 कारोबारी घराने हैं वो कौन से हैं। तो अंबानी परिवार टॉप पे है, दूसरे पे है कुमार मंगलम बिरला परिवार, तीसरे पे है जिंदल परिवार, चौथे पे है बजाज परिवार, महिंद्रा परिवार। ठीक है, तो यानी कि ये लोग कई पीढ़ी वाले जो आंकड़े हैं उसमें शीर्ष पे हैं। चलिए अगली खबर देखेंगे। अगली खबर क्या है? अगली खबर है कि भारत फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का इंजन बनाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं इसमें। तो भारत ने अपनी एरोस्पेस आत्मनिर्भरता को नई उड़ान देने के लिए फ्रांस की कंपनी जिसका नाम क्या है? सैफ्रॉन। यही पूछ सकते हैं कि सैफ्रॉन है किसकी कंपनी, मतलब ऐसे नहीं पूछेंगे बच्चों टाइप का। वो जब पूछेंगे ना तो स्टेटमेंट में पूछे, मतलब स्टेटमेंट में देंगे। जैसे बस ये लिख के दे देंगे कि भारत अपनी एरोस्पेस आत्मनिर्भरता को नई उड़ान देने के लिए रसिया की कंपनी सैफ्रॉन के साथ जेट इंजन बनाएगा। ठीक है, तो हो गया। या इस तरह से पूछ सकते हैं कि भारत ने अपनी एरोस्पेस आत्मनिर्भरता को नई उड़ान देने के लिए अभी हाल ही में
किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा सफ्रॉन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि दोनों देशों जो है वो मिल करके भारत में ही एडवांस मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे AMCA कहा जाता है, इसके लिए इंजन का सह विकास और निर्माण करेंगे। आगे देखिए, AMCA भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट है, जिसे DRDO और HAL यानी कि हॉल के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और ये परियोजना 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जो है मंजूरी ऑलरेडी पा चुकी है। इसकी लागत लगभग 15,000 करोड़ है। ठीक है, रुपए में है, डॉलर में समझिएगा। आगे देखिए कि जो विमान है ये 2 संस्करणों में होगा। पहला है मार्क 1 जो मौजूदा इंजनों पर आधारित, और दूसरा मार्क 2 सफ्रॉन के सहयोग से बने 110 किलो नॉट थ्रस्ट वाले नए इंजन से युक्त होगा। वहीं आगे आपसे बता रहे हैं कि साझेदारी का प्रमुख लक्ष्य क्या है? एंड टू एंड तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन सुनिश्चित करना। इसके लिए 10 वर्ष की समय सीमा तय की गई है। और रणनीतिक रूप से ये कदम भारत को जेट इंजन तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगा, मेक इन इंडिया को मजबूती देगा, आयात पर निर्भरता कम करेगा और निर्यात क्षमता को भी बढ़ाएगा। साथ ही भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी जो है वो नए स्तर पर पहुंचेगी। आगे देखिए, अगली जो खबर है वो क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब योजनाओं से क्वेश्चन आजकल खूब बनने लगे हैं, स्पेशली जो योजनाएं हैं उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को आने लगा है। एक साइड योजना का नाम दे देंगे, एक साइड ईयर दे देंगे, उसको मैच करने के लिए आता है। तो कई तरीक़ों से योजनाओं को जो है मतलब कि लेकर के वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये जो योजना है इसके बारे में देखिए, केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसे PMDDKY है, इसको मंजूरी प्रदान की, जो कि भारत के कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने की एक बड़ी योजना मानी जा रही है। ये योजना देश के 100 ऐसे कृषि जिलों पर केंद्रित है जो उत्पादन, फसल विविधता और ऋण वितरण के मामले में कमजोर है। और इसके लिए अगले 6 वर्षों तक हर साल यानी 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें कुल 1.44 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस योजना के तहत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे फलों की खेती, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो योजना जो है किसी नई स्कीम को शुरू करने के बजाय पहले से चल रही 36 योजनाओं को 11 मंत्रालयों के माध्यम से समन्वय के साथ जमीन पर लागू की जाएगी। और इसमें करीब 1.7 करोड़ जो किसान हैं इनको लाभ मिलने की जो बात है वो की जा रही है। और प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय योजना तैयार की जाएगी, जिसे जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई जिला धन धान्य समिति तैयार करेगी। और इस समिति में प्रगतिशील किसान और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा नीति आयोग और कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से योजनाओं को स्थानीय ज़रूरतों, जलवायु और फसल पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार किया जाएगा। और ये जो प्रधानमंत्री किसान धन धान्य योजना है इसको 2018 में शुरू हुए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। तो एक योजना और आपको पता चल रही है कि 2018 में एक कौन सा जो है मतलब कि कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, तो वो 2018 में स्टार्ट की गई थी। ये जो धन धान्य कृषि योजना है ये 2025 में इसी की तर्ज पर स्टार्ट की गई है। ठीक है, इससे 112 पिछड़े जिलों में प्रभावी सुधार किए और इसी तरह अब 100 कृषि जिलों में व्यापक सुधार लाने की जो योजना है वो है। चलिए आगे देखिए, इन जिलों का चयन जो है वो कम उत्पादकता, कम फसल और कम ऋण वितरण के आधार पर किया गया है। इसके साथ ही हर राज्य के कम से कम एक जिला इस योजना में शामिल होंगे। वहीं आगे देखिए, तो ये योजना जो है इसके 5 मुख्य उद्देश्य: कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण क्षमता विकसित करना, सिंचाई की सुविधा मजबूत करना और किसानों को आसान कृषि ऋण उपलब्ध कराना है। और इसमें न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि टिकाऊ, बाजार आधारित और जलवायु सहनशील कृषि प्रणालियां भी डेवलप होंगी। और ये जो योजना है इसके डिजिटल पक्ष को मजबूत करने के लिए किसानों को एक बहुभाषी मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए केंद्रीय डैशबोर्ड बनाया जाएगा। और इस पर 117 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर प्रत्येक जिले की मासिक प्रगति की जो रिपोर्ट है वो देखी जा सकेगी। जिलों की रैंकिंग प्रणाली लागू होगी जिससे प्रतिस्पर्धा के द्वारा बेहतर क्रियान्वयन हो सके। ठीक है, तो ये इसके बारे में बातचीत थी। अगली जो खबर आ रही है ना वो आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और असम में 2 नए रक्षा गलियारों की स्थापना की जाएगी। किसमें? महाराष्ट्र और असम में। तो ये क्या बता रहा है खबर कि रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो सरकार है वो आने वाले महीनों में क्या कर रही है,
2 नए रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना करने का निर्णय ली है। इसमें एक गलियारा महाराष्ट्र में और दूसरा आसाम में स्थापित किया जाएगा। ये निर्णय 2018 में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के 2 मौजूद गलियारों की सफलता के बाद लिया गया है, जिन्होंने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। रक्षा औद्योगिक गलियारों की अवधारणा देखें तो 2017-18 में पेश की गई थी, ताकि रक्षा विनिर्माण और नवाचार के लिए विशेष केंद्र जो है वो विकसित किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, सहयोग को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और निर्यात क्षमता को बढ़ाना। जो नए गलियारे हैं वो देखिए तो महाराष्ट्र गलियारा में प्रस्तावित 3 औद्योगिक क्लस्टर, पहला क्या है? संभाजीनगर, अहिल्यानगर, पुणे, दूसरा नासिक, धुले, तीसरा है नागपुर। ये राज्य के मौजूद औद्योगिक ढांचे, विशेषकर ऑटोमोबाइल और प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्र की क्षमता पर आधारित होगा। अगर असम गलियारे की बात करें तो इसका स्थान अभी तक हालांकि तय नहीं किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 2025 की शुरुआत से ही इस परियोजना के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत हैं। ये गलियारा पूर्वी सीमा क्षेत्र की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, पूर्वोत्तर में आर्थिक अवसर पैदा करेगा, मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देगा। और वर्तमान में देखिए तो कार्यशील गलियारों में उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा नोट्स, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा तथा तमिलनाडु रक्षा गलियारा नोट्स, चेन्नई, होशूर, कोयम्बटूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली आदि हैं। ठीक है, इनका नाम चाहें तो आप याद रख सकते हैं। देखेंगे हम लोग। और जो हमारी अगली खबर है उसमें देखिए उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण की जो परियोजना है उसको मंजूरी मिली है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं इसमें। तो भारत का जो चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र है इसको मजबूती देते हुए अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अगस्त 2025 को उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए टोटल 4600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, वहीं आगे देखिए कि ये जो परियोजनाएं हैं वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसे हम लोग ISM शॉर्ट में कहते हैं, इसके तहत स्थापित किया जाएगा, जिससे स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की टोटल जो संख्या है वो 6 राज्यों में 10 हो जाएंगी। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर परियोजनाएं हैं अभी वो कितनी हो गई हैं? 10 हो गई हैं। कितने स्टेट्स में हैं? तो टोटल 6 स्टेट्स में। ठीक है, आगे देखिए कि इसमें जो टोटल निवेश है वो लगभग 1.60 लाख करोड़ का शामिल है और इसमें टोटल 2000 से अधिक कुशल पेशेवरों का जो पद है वो सृजित होगा। दूर संचार, ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक स्वचालन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन होगा। तो देख रहे हैं यहाँ भी रोजगार का सृजन हो रहा है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, कोई भी कि युवक हो या युवती हो अब वो बेरोजगार नहीं रहने वाला है। आगे देखिए कि 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के बारे में आगे बता रहे हैं। पहली जो है वो क्या कह रहे हैं? SICSEM प्राइवेट लिमिटेड उड़ीसा। ठीक है, पहले यही वाला देखिए कि क्लास SIC वेफर फैब लिमिटेड UK इन्फो वैली भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। भारत का ये पहला वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ भी जब पहला होता है तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब कौन सा है? तो ये है हमारा SICSEM। ठीक है, आगे आपको बता रहे हैं कि ये जो संयंत्र है इसकी वार्षिक क्षमता कितनी होगी? तो 60,000 वेफर पर ईयर होगी, 9.6 करोड़ पैकेजिंग यूनिट पर ईयर होगी, जो रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रेलवे, डेटा सेंटर, सोलर इन्वर्टर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपकरणों का क्या करेगी? उत्पादन करेगी। वहीं हम आगे देखिए दूसरा जो है बता रहे हैं कि 3D ग्लास सॉल्यूशंस। ठीक है, तो 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक के द्वारा स्थापित दूसरी परियोजना कहाँ पे है? तो ये भी आपको उड़ीसा में ही मिलेगी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड एडवांस पैकेजिंग एंड एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट सुविधा का ये निर्माण करेगी। इसकी भी वार्षिक क्षमता देख लीजिए, 69,600 ग्लास पैनल सबस्ट्रेट पर ईयर है और 5 करोड़ असेंबल यूनिट पर ईयर होगी। और इसका उपयोग देखिए तो उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमोबाइल, फोटोनिक्स, रक्षा आदि में किया जाएगा। वहीं तीसरी की यदि हम बात करें तो जो तीसरा है वो एडवांस सिस्टम इन पैकेज ASIP टेक्नोलॉजीज, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और APACT कंपनी लिमिटेड दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी में ये स्थापित होगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अभी हाल ही में जो हम लोग सिलिकॉन के लिए अपना किए हुए हैं पैचअप, वो किसके साथ किए हैं?
तो ये हमने दक्षिण कोरिया के साथ किया हुआ है, ठीक है। इसकी क्षमता देख लीजिए 9.6 करोड़ यूनिट पर ईयर होगी और ये उत्पाद मोबाइल फ़ोन, सेटअप बॉक्स, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता उपकरणों के लिए उपलब्ध होंगे। वहीं जो चौथा है वो कहाँ बन रहा है, वो पंजाब में बन रहा है। तो दो तो उड़ीसा में बन रहा है, एक हमने देखा कि आंध्रा में बन रहा है और चौथा कहाँ से बन रहा है, मतलब पंजाब में, ठीक है। तो ये जो चौथा है वो देखिए कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे CDIL मतलब कि शॉर्ट में कहा जा रहा है। ये पंजाब के मोहाली ब्राउनफील्ड जो विस्तार है वो किया जा रहा है, वहाँ पे इसका निर्माण होगा। और इस संयंत्र में उच्च शक्ति उपकरण यानी MOS, FETS और IGBTS, शॉर्ट की डायोड, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन और SiC का उत्पादन होगा, जिसकी वार्षिक क्षमता कितनी है, 15.8 करोड़ यूनिट पर ईयर है। इन उपकरणों का उपयोग आप देखिए तो इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, पावर कन्वर्जन, संचार प्रणाली आदि में किया जाएगा। तो ये तो जो है जो 4 अभी हाल ही में भारत देश के द्वारा क्या किए जा रहे थे, 4 नए सेमीकंडक्टर निर्माण है उसको जो है करने की मंजूरी दी गई थी। तो हमने देखा कि इसमें 2 तो ऐसे हैं जो उड़ीसा में बनेंगे, ठीक है, एक आपको आंध्रा में मिलेगा, ठीक, और एक कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 4 सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना है इनको मंजूरी मिल गई है। चलिए आगे देखते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो क्या है, अगली खबर में आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि IFC HDFC कैपिटल के द्वारा H ड्रीम फंड की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है, IFC और HDFC के द्वारा। क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं इसमें, तो भारत में आवास की कमी और सतत विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC और HDFC कैपिटल एडवाइजर्स ने मिलकर के क्या किया है, तो $1 अरब के हरित सस्ते आवास कोष यानी H ड्रीम फंड के जो शुरुआत है वो अगस्त 2025 में की है। तो पहले तो यही जानिए कि है क्या, तो हरित आवास है, ठीक है। आगे आपसे बता रहे हैं कि IFC इसमें $150 मिलियन यानी लगभग 1320 करोड़ रुपए का एंकर निवेश करेगा और इससे शेष $850 मिलियन वैश्विक और घरेलू जो निवेशक हैं उनके जुटाने की योजना है। और HDFC कैपिटल एडवाइजर्स द्वारा प्रबंधित ये कोष जो है वो HDFC कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट अफोर्डेबल एंड मिड इनकम फंड H ड्रीम फंड, इतना मतलब इसका फुल फॉर्म इतना लंबा सा होगा। सस्ते और मिड इनकम आवास परियोजनाओं, हरित निर्माण तकनीकों और सतत शहरी विकास पर केंद्रित होगा। वहीं हम देखें तो इसके तहत सभी परियोजनाओं को ग्रीन बिल्डिंग मानकों का पालन करना होगा ताकि कार्बन उत्सर्जन घट सके, ऊर्जा दक्षता बढ़े और जल संरक्षण हो सके। वहीं आगे आपसे बता रहे हैं ये जो पहल है ये मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ आवास इकाइयों की कमी को दूर करेगी और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। अगली खबर देखिए कि मलेशिया जो है ना, ये RYT बैंक, मलेशिया का है RYT बैंक, ये दुनिया का पहला AI संचालित बैंक है, ठीक है। तो दुनिया का पहला AI संचालित बैंक कौन सा है, पहले तो यही जानिए, RYT बैंक है कहाँ का, तो मलेशिया का। तो 25 अगस्त 2025 को मलेशिया ने स्थानीय उपयोगकर्ताओं के लिए दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित RYT बैंक जो है वो लॉन्च कर दिया है। और ये पहल मलेशिया की VTL द्वारा सिंगापुर की प्रौद्योगिकी कंपनी सी लिमिटेड के साथ साझेदारी में की गई है, जो देश के डिजिटल भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है, जो कि वैश्विक AI नवाचार को मलेशिया को परिभाषित करने वाले मूल्यों, भाषाओं और जीवन शैली के साथ जोड़ता है। वहीं अगर हम राइट की बात करें यानी RYT, ये AI एप्लीकेशन वर्तमान में 3 भाषाओं कौन कौन, भाषा, मलेशियन तथा अंग्रेजी में सेवा दे रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजी तो ग्लोबल लैंग्वेज ही बनती जा रही है, तो वो तो हर जगह एकदम आपको कॉमन ही मिल जाएगी। आगे देखिए सितंबर 2025 तक इसमें मैंडारिन के भी उपलब्ध होने की संभावना है। जो चाइना है ना वो भी अपने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, वो चाह रहा है कि जो मैंडारिन है वो भी ग्लोबल लैंग्वेज बन जाए। अब देखिए उसका प्रयास कब सफल होता है, लेकिन वो प्रयासरत है, ठीक है। एक हम लोग हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी, हम लोग इसको बोलने में शर्माते रहते हैं। संस्कृत को मान लो छोड़ ही देना, संस्कृत वैसे भी बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज थी, उसको बोलने लायक था भी नहीं, लेकिन जो हिंदी है ना उसको भी हम लोग मतलब दरकिनार करते जा रहे हैं। जबकि वहीं हमें चाइना से सीखना चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज को किस तरह से प्रमोट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। RYT AI निरंतर गतिशील बैंकिंग उपकरण है जो कि ILMU के द्वारा संचालित मलेशिया का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लार्ज लैंग्वेज मॉडल है।
और इस नए राइट बैंक को बैंक नेगारा मलेशिया से लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है। अगली खबर क्या है कि बैंक ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट के लिए STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली बैंक बन गई है। तो कौन बनी है STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत देश की पहली बैंक? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ खास बातें हैं इसमें। तो भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया ये अपनी आधिकारिक वेबसाइट के लिए मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, जो कि डिजिटल पहुंच और समावेशी बैंकिंग के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे देखिए कि ये जो प्रमाणन है वह बैंक को STQC निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 22 जुलाई 2025 को प्रदान किया गया। वित्तीय सेवा विभाग यानी DFS के निर्देशों और भारत सरकार की वेबसाइटों और ऐप्स के लिए दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंक ऑफ इंडिया की जो आधिकारिक वेबसाइट है, इसको विविध प्रकार की विकलांगताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत बनाया गया है। और वेब सामग्री सुगम्यता, दिशा निर्देश और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का पालन करते हुए बैंक सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना और सेवाओं तक निर्बाध जो पहुंच है वो सुनिश्चित करता है। वहीं STQC प्रमाणन जो है ये पूरे भारत में सुलभ और नागरिक, ये नागरिक नहीं होता है, क्या होता है, एक सेकंड, नागरिक होता है। तो कभी कभी ना वर्तनी जो है वो अशुद्धि हो ही जाती है बुक्स वगैरह में या तो ये सुलभ और नागरिक अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो है कदम माना जा रहा है। अगली खबर कि मतलब भारत में उद्योग 4.0 अपनाने में तेजी के लिए BSNL और NRL में समझौता हुआ है। ठीक है, तो किसके किसके मध्य समझौता हुआ है? BSNL और NRL के मध्य समझौता हुआ है। किस बात को लेकर के हुआ है? तो भारत में उद्योग 4.0 को बढ़ाने के लिए। तो भारत के औद्योगिक परिदृश्य को परिवर्तित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत आप देखिए तो BSNL, जिसे हम लोग भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसके मध्य और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के मध्य भी हाल ही में समझौता हुआ है। और कब हुआ है? तो 3 अगस्त 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को तेजी से अपनाना। और इस समझौता को गुवाहाटी में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित CPSES के लिए इंडस्ट्री 4.0 कार्यशाला के दौरान जो है अंतिम रूप दिया गया। वहीं आगे आपको बता रहे हैं कि ये साझेदारी उद्योगों के संचालन के तरीकों को पूरी तरह से बदलने वाली है, जिसमें 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, डिजिटल ट्विन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और AR/VR आधारित अनुप्रयोग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा। आगे आपको बता रहे हैं कि ये जो समझौता है इसके तहत जो हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड है, ज़रा कमेंट करके बताइए कौन कौन इसका सिम लिया हुआ है। और जो NRL है ये मिलकर के भारत का पहला क्या करेंगे? 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क रिफाइनरी क्षेत्र में लागू करेंगे। ठीक है, आगे आपसे बता रहे हैं कि ये जो पहल है वह सुरक्षित, वास्तविक समय पर कार्य करने वाला और अत्यंत विश्वसनीय नेटवर्क प्रदान करेगी, जिससे उद्योगों को अगली पीढ़ी की तकनीकों को अपने संचालन में एकीकृत करने का अवसर मिलेगा। इससे प्रक्रियाएं अधिक कुशल बनेंगी, लचीली और आत्मनिर्भर बनेंगी। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि ये जो साझेदारी है ये BSNL के रणनीतिक उद्योगों के लिए अगली पीढ़ी के डिजिटल अवसंरचना प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और यह तैनाती देश को क्या करेगी? एक डिजिटली इंटेलिजेंट और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करेगी। और यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को गति देने में BSNL की भूमिका को भी क्या करेगी? रेखांकित करेगी। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर। अगली जो हमारी खबर है ये है भारत की टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड ने स्लोवाकिया की IAC ग्रुप का भी हाल ही में अधिग्रहण किया है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कुछ बातचीत है। तो भारत की अग्रणी ऑटो कंपोनेंट निर्माता जिसका नाम क्या है? टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड, अभी हाल ही में इसने स्लोवाकिया में स्थित IAC ग्रुप के अधिग्रहण की घोषणा की है, और जिसे इसके ब्रिटिश सहायक कंपनी आर्टिफैक्ट इंटीरियर सिस्टम्स लिमिटेड के माध्यम से पूरा किया जाएगा। जो वित्तीय शर्तें हैं हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए सशर्त समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जो कि पारंपरिक समापन शर्तों और नियामक मंजूरी को भी क्या करेंगे? निर्भर करेंगे, इन पर निर्भर होंगे।
वहीं आगे आपसे बता रहे हैं कि आईएससी ग्रुप जो यूरोपीय ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्लोवाकिया में कार्य करता है, इंस्ट्रूमेंट पैनल, डोर ट्रिम्स और कंसोल जैसे ऑटोमोटिव मतलब इंटीरियर कंपोनेंट्स बनाता है और प्रमुख वैश्विक ऑटोमोबाइल ब्रांड्स की आपूर्ति वगैरह करने का काम करता है। फिर अब कुछ फ़ायदे नुकसान बताएंगे ही कि ये जो अधिग्रहण है इससे टाटा ऑटोकॉम को यूरोपीय ओईएम सप्लाई चेन में गहरी पैठ, उन्नत विनिर्माण क्षमताएं, इंटीरियर उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार और मध्य व पूर्वी यूरोप के वाहन निर्माताओं की बेहतर सेवा करने का अवसर मिलेगा। ये जो कदम है वो कंपनी के वैश्विक ऑटो कंपोनेंट्स लीडर बनने के विजन और मैग्ना जीएस यूसा टीआरएडी जैसे जो साझेदार हैं इनके साथ पूर्व संयुक्त उपक्रमों की जो श्रृंखला है उसमें एक महत्वपूर्ण जोड़ होगी। अगली खबर हम लोग देखेंगे और ये क्या है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में निकिल, कॉपर और प्लैटिनम समूह तत्वों के भंडार खोजे गए हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही बनते रहे हैं, तो याद रखिएगा कहाँ पे मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मिले हैं। किसके किसके भंडार, निकिल, कॉपर और प्लैटिनम के। तो देखिए कि भारत का जो महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है इसके लिए ऐतिहासिक विकास के तहत छत्तीसगढ़ का जो महासमुंद जिला है इसके भालूकोना जमनीडीह ब्लॉक में हाल ही में निकिल, कॉपर, प्लैटिनम समूह तत्व सल्फाइड खनिजीकरण का संभावित भंडार खोजा गया है और इस खोज को भारत के औद्योगिक तथा स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए अत्यावश्यक रणनीतिक खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं हम आगे देखें तो इसमें आगे आपको बता रहे हैं कि ये जो महत्वपूर्ण खोज है डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड इनके द्वारा रायगढ़ नहीं है, मतलब कि जो रायपुर है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है और इसे संयुक्त लाइसेंस के तहत आवंटित भी किया गया था। इससे पहले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे हम लोग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, इनके द्वारा G4 स्तरीय अन्वेषण में इस क्षेत्र में निकिल, कॉपर, प्लैटिनम समूह के जो तत्व हैं इनकी जो संभावना है वो पहले ही बताई जा रही थी। छत्तीसगढ़ के भूविज्ञान और खनिज निदेशालय ने वैज्ञानिक आंकड़ों की पुष्टि करते हुए मार्च 2023 में इस ब्लॉक की नीलामी भी की थी जिसमें DGML ने 21% प्रीमियम के साथ सबसे ऊंची बोली लगाई थी। वहीं आप देखिए तो पर्यावरण वन एवं स्वीकृति मिलने के बाद DGML ने गैर विनाशकारी तरीके से विस्तृत फील्ड वर्क जो है वो स्टार्ट किया। इसमें शामिल क्या है, भूवैज्ञानिक मैपिंग और रॉक चिप सैंपलिंग, ड्रोन आधारित चुंबकीय सर्वेक्षण, खनिजित क्षेत्रों की पहचान के लिए IP सर्वेक्षण। और आगे कह रहे हैं कि ये जो खोज है इसके पहले चरण में 700 मीटर लंबा खनिजित क्षेत्र सामने आया है जो मैफिक अल्ट्रोमैफिक चट्टानों में फैला है। कहाँ पे फैला हुआ है, मैफिक अल्ट्रोमैफिक चट्टानों में फैला हुआ है और भूभौतिकीय आंकड़ों से 300 मीटर की गहराई तक आप देखिए तो सल्फाइड खनिजीकरण का संकेत हमको मिला हुआ है जो इस ब्लॉक की वाणिज्यिक संभावनाओं को मजबूत करता है। अगली जो मतलब आगे आपको यही बता रहे हैं कि भालूकोना जमनीडीह ब्लॉक से सटा हुआ है केलवर डबरी, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन जाने रहिए कि ये जो है केलवर डबरी भी यहीं पे है। ये जो ब्लॉक है ये पहले ही वेदांता समूह को नीलाम किया जा चुका है, यानी कि इस ब्लॉक को ना पहले ही नीलामी हो चुकी है इसकी और उसने किसको खरीदा है, वेदांता समूह ने। और ये जो मतलब कि ये दोनों क्षेत्र मिलकर के महासमुंद को एक उभरते हुए रणनीतिक खनिज केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं जिससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में थोड़ी मतलब कि जो भारत की स्थिति है वो मजबूत होगी। वहीं हमारी जो अगली खबर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बना है। कौन, भारत देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है। ये ना आंकड़ा ही पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का बना है। तो देखिए वैश्विक एयरलाइन समूह जिसे हम लोग IATA कहते हैं, इसके द्वारा 4 अगस्त 2025 को एक आंकड़ा जारी किया गया। इन आंकड़ों के अनुसार भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है जहां 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों की आवाजाही दर्ज की गई थी जो पिछले साल के 21.1 करोड़ की तुलना में 11.1% अधिक है। ठीक है, आगे यहाँ कह रहे हैं कि इस वृद्धि के साथ भारत जो है इसने जापान को पीछे छोड़ दिया और अब केवल अमेरिका, चाइना, UK और स्पेन से ही वह पीछे, यानी कि हमसे आगे कौन है, अमेरिका, चाइना, UK और स्पेन। ठीक, आगे देखिए कि अच्छा है मतलब ये सब है तो थोड़ा कम बुरा लगता है, कहीं अमेरिका आगे अमेरिका नहीं, पाकिस्तान आगे हो जाता तो कुछ लोगों के तो दिल पे छुरी चल जाती। आगे देखिए
कि मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग 5.9 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का 7वां सबसे व्यस्त मार्ग बताया गया। कौन सा? मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग 5.9 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का 7वां सबसे व्यस्त मार्ग है, जिससे वैश्विक हवाई यात्रा में भारत की जो बढ़ती भूमिका है वो स्पष्ट होती है। आगे देखिए कि एशिया प्रशांत क्षेत्र ने शीर्ष 10 व्यस्त मार्गों में प्रमुखता दिखाई, जिससे जेजू सियोल मार्ग पहले स्थान पर रहा है। प्रीमियम श्रेणी यानी बिजनेस और फर्स्ट क्लास की यात्राओं में 11.8% की बढ़त हुई है, जो इकोनॉमी यात्रा से थोड़ा अधिक है। वहीं दुनिया भर में 11.69 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम यात्रियों के साथ 2.1 करोड़ एशिया प्रशांत क्षेत्र में से और यूरोप 3.93 करोड़ यात्रियों के साथ इस श्रेणी में सबसे बड़ा बाजार बन के उभरा है। मध्य पूर्व में आप देखिए तो कुल यात्रियों में से 14.7% प्रीमियम श्रेणी के थे, जो सबसे अधिक अनुपात था। IATA की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, विश्व के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में शामिल हो गया है। जो अमेरिका है वो अपने घरेलू बाजार के दम पर 2024 में 876 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार है। और वहीं आप देखें तो चाइना जो है वो 741 मिलियन यात्रियों के साथ दूसरे, और ब्रिटेन 261 मिलियन यात्रियों के साथ तीसरे, और 241 मिलियन यात्रियों के साथ स्पेन का चौथा स्थान है। आप देखिए पहले और दूसरे में बहुत ज़्यादा अंतराल है, पहले दूसरे और तीसरे में, लेकिन तीसरे और चौथे में बहुत माइनर सा अंतराल है। अगली खबर क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे क्या कहते हैं BOB, ठीक है, इसने अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधा शुरू किया है इसने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधा को स्टार्ट की गई है। तो चलिए देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप, पहले तो यही जानिए कि आधिकारिक लिखते कैसे हैं, क्योंकि ये CSAT में पूछा जाता है हिंदी वाले सेक्शन में। अब CSAT से याद आया कि CSAT में जो हिंदी वाला सेक्शन है उसमें 2012 से 2023 तक के जो भी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब मैंने सॉल्व करा एक वीडियो में दे दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, उससे पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके इर्द गिर्द बनने वाले जो प्रश्न हैं, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में व्याख्या वगैरह देखी है, तो वो बन सकते हैं आपसे, ठीक है। तो चलिए 2024 का तो मैंने बहुत पहले ही करवा दिया था, इसी वजह से उसको फिर से नहीं करवाया। आगे देखिए कि ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके द्वारा अपने आधिकारिक ऐप BOB ई-पे पर अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधाएं अगस्त 2025 से जो है वो स्टार्ट कर दी गई हैं। इससे निवासी भारतीय और NRI अब सुरक्षित और रियल टाइम वैश्विक भुगतान कर सकेंगे। वहीं आपको आगे बता रहे हैं कि नई सुविधाओं में UPI ग्लोबल एक्सेप्टेंस, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस और NRI के लिए विशेष UPI एक्सेस शामिल है। UPI ग्लोबल एक्सेप्टेंस के जरिए 8 देशों, कौन कौन, मतलब कि ये जो उपयोगकर्ता 8 देश हैं उनका नाम आपको बता रहा है। मॉरिशस, सिंगापुर, UAE, अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, ठीक है। इनमें QR कोड स्कैन कर भुगतान आप कर सकते हैं, जिसमें राशि स्थानीय मुद्रा और रुपए दोनों में ही दिखाई देगी। साथ ही विनिमय दर और शुल्क की पूरी जानकारी मिलेगी। वहीं हम देखें तो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सुविधा से सिंगापुर में रहने वाले लोग सिर्फ UPI ID डालकर 24/7 रियल टाइम में भारत में पैसे भेज सकते हैं, जो सीधे रुपए में खाते में जाकर के जमा हो जाएगा। आगे देखिए NRI के NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और NRO खातों को भी बैंक ऑफ बड़ौदा EP से जोड़ करके क्या किया जा रहा है, भारत में नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी स्थानीय उपयोगकर्ताओं की तरह भुगतान भेज प्राप्त कर सकेंगे। सभी अंतर्राष्ट्रीय UPI लेन देन की जो सीमा है वो कितनी है, ये भैया 1 लाख रुपए प्रति लेन देन की प्रतिदिन होगी, मतलब 1 लाख रुपए तक का जो है आप लेन देन पर डे कर सकते हैं। वहीं यदि हम अगली खबर की बात करें तो UPI के नाम एक दिन में 700 मिलियन से अधिक लेन देन का रिकॉर्ड बना है, ठीक है, मतलब एक दिन के भीतर 700 मिलियन से भी ज़्यादा लेन देन का रिकॉर्ड बना है UPI के नाम। चलिए देखते हैं। तो भारत का जो अपना UPI है, यूनिफाइड पेमेंट बैंक या पेमेंट इंटरफेस, इसने हाल ही में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम NPCI कहते हैं, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2 अगस्त 2025 को UPI ने पहली बार 707 मिलियन दैनिक लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया है। और ये जो रिकॉर्ड है यह देश के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी छलांग है, जिसका हाल के वर्षों में तेजी से विस्तार हुआ है।
जुलाई 2025 में यूपीआई लेन देन में 19.47 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ध्यान से देखिए, भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली विशेषकर यूपीआई ने बीते 2 वर्षों में दैनिक लेन देन की संख्या को दुगना कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाया जा रहा है। आगे देखिए कि हालांकि लेन देन की मूल्य वृद्धि की दर तुलनात्मक रूप से धीमी रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि अब यूपीआई का उपयोग छोटे और बड़े दोनों स्तर पर लेन देन के लिए किया जा रहा है। भारत सरकार ने दैनिक 100 करोड़ यानी 1 बिलियन यूपीआई लेन देन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा हुआ है और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि वर्तमान गति से ये लक्ष्य जो है अगले वर्ष तक ही प्राप्त किया जा सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य से दूर नहीं है। आगे आपको बता रहे हैं कि यह न सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि होगी बल्कि भारत को वैश्विक डिजिटल समावेशन में अग्रणी बनाएगा। भारत का कुल डिजिटल लेन देन का 85% हिस्सा अब यूपीआई के द्वारा हो रहा है। दुनिया भर में किए गए तत्काल डिजिटल भुगतान का लगभग 50% अकेले भारत में यूपीआई के द्वारा हो रहा है। अगली खबर क्या है, टाटा मोटर्स ने इटली की इवेको ग्रुप यानी एनवी की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। किसने खरीदी है? टाटा ग्रुप्स ने। तो टाटा मोटर्स की कार्यकारी समिति ने 30 जुलाई 2025 को घोषणा किया है कि उसने इटली की जो इवेको ग्रुप है एनवी, इसकी 100% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है और ये पूरी तरह नगद सौदा करीब 3.8 अरब यूरो लगभग 34,600 करोड़ का है, जो सभी जरूरी मंजूरियों पर निर्भर करेगा और इस डील में इवेको के डिफेंस बिजनेस को शामिल नहीं किया गया है, जिससे वो पहले से ही अलग बेचने की तैयारी में है। वहीं हम देखें तो ये विलय टाटा मोटर्स की भारत में मजबूत स्थिति को इवेको की यूरोप और अमेरिका में स्थापित उपस्थिति के साथ जोड़ेगा। दोनों कंपनियों के संयुक्त रूप से वार्षिक राजस्व जो है 22 अरब डॉलर होगा और ये सालाना 5.4 लाख से भी अधिक यूनिट्स की बिक्री करेगा। इनकी बाजार हिस्सेदारी देखें तो यूरोप में 50% है, भारत में 35% है और अमेरिका में 15% होगी और इसके साथ ही एशिया और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों में भी आकर्षक जो विकास है इसकी संभावनाएं हैं। इवेको ग्रुप, जिसकी स्थापना जून 2021 में हुई थी, मुख्यालय इटली के ट्यूरिन में है। ट्रक, बसें, पावर ट्रेन और वित्तीय सेवाएं बनाने वाली वैश्विक कंपनियां हैं। इनका वित्त वर्ष 2024 में कारोबार रक्षा व्यवसाय सहित 15.3 अरब यूरो है। गैर रक्षा व्यवसाय यूरोप, भारत, अमेरिका और 30 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। वहीं हम देखें तो ये अधिग्रहण टाटा मोटर्स की वैश्विक वाणिज्यिक वाहन बाजार में नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को बल देगा और इससे उसे नई तकनीकों तक पहुंच, बाजार विस्तार और उत्पाद विविधीकरण में मदद मिलेगी। और डील पूरी होने पर नई जो इकाई है वो सालाना 5.4 लाख यूनिट बेचेगी और उसका राजस्व 22 अरब यूरो आंका गया है। इवेको के सबसे बड़े शेयर धारक एक्सोर एनवी 27.06 हिस्सेदारी ने सौदे का समर्थन करने का ठोस वादा किया है और इवेको के बोर्ड ने भी टाटा के प्रस्ताव को क्या किया है, सर्वसम्मति से स्वीकार करने की सिफारिश की है। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डील है ना अप्रैल 2026 तक पूरी हो जाएगी और इसके लिए यूरोपीय संघ तथा जो अन्य देश हैं इनके मर्जर की जो मंजूरियां हैं वो भी ज़रूरी हैं। अगली खबर देखिए कि महाराष्ट्र पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया। अभी उसने गौ माता को भी कुछ दर्जा वर्जा दिया है ना, राज्य की गौ माता, उस टाइप से ही आप देखिए पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला ये पहला राज्य बना है। तो जो महाराष्ट्र है ये भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को एग्रीकल्चर का दर्जा दिया है। ये निर्णय उसने 11 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र कैबिनेट में लिया गया था और ये निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको थोड़ा मान्यता देने का काम करेगा और यह फसल उत्पादकों एवं पशुपालन के बीच नीति स्तर पर समानता स्थापित करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है और इस निर्णय से राज्य के 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालक किसानों को लाभ होगा, जिन्हें अब सब्सिडी, सस्ती बिजली दरें और संस्थागत ऋण जैसे लाभ प्राप्त हो सकेंगे। वहीं हम देखें तो भारत की कृषि नीतियां अब तक मुख्यतः अनाज, दालें, फल, सब्जियां जैसी फसलों पर केंद्रित रही हैं, जबकि पशुपालन को एक सहायक गतिविधि माना जाता था। इसके चलते पशुपालकों को कृषि ऋण, बिजली सब्सिडी और कर राहत जैसी जो कई सुविधाएं हैं इनसे वंचित रहना पड़ता था। महाराष्ट्र का ये निर्णय इस नीति अंतर को पाटने और डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और छोटे रूमिनेंट पशुपालन, बकरी, भेड़ आदि के में जो लगे किसान हैं उनको संस्थागत समानता देने का भी प्रयास है और पशुपालन को कृषि का दर्जा मिलने से आप देखिए तो कई सरकारी लाभ अब पशुपालकों को मिल सकेंगे। उन्हें अब कृषि दर पर बिजली कर में छूट, ऋण पात्रता और सौर उपकरणों पर जो सब्सिडी वगैरह है वो मिलेगी। ठीक है, अगली खबर भी
काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एसबीआई जो है ना वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बन के उभरा है। तो एसबीआई, जिसे हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक जो है वो घोषित किया गया है। और ये सम्मान बैंक की ग्राहक केंद्रित नवाचारों और उसकी मजबूत डिजिटल उपस्थिति को मान्यता देता है। और ये वैश्विक पहचान एसबीआई की समावेशी और आधुनिक बैंकिंग के प्रति प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करती है। अगर हम देखें तो एसबीआई जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इसने खुदरा बैंकिंग को तकनीकी नवाचार, ग्रामीण पहुंच और ग्राहक सुविधाओं के जरिए लगातार रूपांतरित करने की दिशा में जो कार्य है वो किया है। वर्षों से ये बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। वहीं हम देखें तो ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा दिया गया ये अवार्ड गहन शोध और अंतर्राष्ट्रीय वित्त विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। ये ग्राहक सेवा, नवाचार और पहुंच जैसे प्रमुख मानकों पर एसबीआई की उपभोक्ता बैंकिंग में उत्कृष्टता को दर्शाता है और इसके साथ ही ये भारत के बैंकिंग क्षेत्र को वैश्विक मंच पर स्थापित करता है। ये पुरस्कार एसबीआई को 18 अक्टूबर 2025 को वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बैठक में दिया जाएगा और ये सम्मान की घोषणा 18 जुलाई 2025 को की गई थी। ये तो याद ही रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली खबर में हम लोग देखेंगे अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता हुआ है। चलिए इसमें देखेंगे क्या कुछ खास बातें हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ईयू, जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है, इन्होंने महीनों की वार्ताओं के बाद अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक व्यापारिक जो समझौता है उस पर अपनी सहमति बना ली है। इससे क्या होगा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच लंबे समय से जो जारी शुल्क विवाद है उसका अंत हुआ है, ठीक है। ये समझौता स्कॉटलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है अभी कौन, ट्रम्प भाई साहब, इनके और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो कि ऑलरेडी पीसीएस ने पूछ रखा है, उर्सुला वॉन डेर लियोन के मध्य उच्च स्तरीय बातचीत के बाद 27 जुलाई 2025 को घोषित किया गया, ठीक है। आगे देखिए, अगली जो आगे इसमें बताया जा रहा है कि ये जो समझौता है, इस समझौते के तहत अब अमेरिका में यूरोपीय संघ के निर्यात पर 15% शुल्क लगाया जाएगा, जो कि पहले ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 30% की दर का आधा है। वहीं हम देखें तो ये जो सौदा है इसको इतिहास का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता भी माना जा रहा है। क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं? तो इस समझौते के तहत यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ, इसके सभी उत्पादों पर 15% शुल्क लगाया जाएगा, जबकि जो यूरोपियन यूनियन है वो अमेरिका से आने वाले कुल विशेष उत्पादों जैसे विमान हो गया, विमान के पुर्जे हो गए, चयनित रसायन हैं, कृषि उत्पाद हैं, इन पे शून्य शुल्क के साथ अपना जो बाजार है वो खोलेगा। और इस समझौते में ये भी शामिल है कि यूरोपीय संघ अगले 3 वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $600 बिलियन का निवेश करेगा। साथ में $750 बिलियन अमेरिकी जो है ऊर्जा संसाधनों जैसे लिक्विड नेचुरल गैस, जिसे हम लोग एलएनजी कहते हैं, इस पर, ताकि यूरोप की जो रूसी ऊर्जा पर निर्भरता है वो कम किया जा सके। आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में रूस और यूक्रेन का वॉर हो रहा था, तो उस टाइम पे ना इस तरह का प्रेशर डाला जा रहा था कि जो रूस है उससे ये जो गैस वगैरह है, नेचुरल गैस, इन सब की सप्लाई बंद कर दी जाए, जिससे रूस की इकॉनमी को झटका लगे। तो स्टार्टिंग में तो सबको लगा कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन बाद में फिर एहसास हुआ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना वो तो रूस पर निर्भर हैं इसके लिए, तो वो इसको पूरी तरह से बायकॉट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे बताया जा रहा है कि यूरोपीय संघ अमेरिका को 15% की टैरिफ दर का भुगतान करेगा, जिसमें ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर शामिल हैं, ठीक है। स्टील, एल्यूमिनियम तथा तांबे पर 50% का शुल्क बना रहेगा। वहीं आगे बता रहे हैं कि छोटे और मध्यम अमेरिकी निर्यातकों को व्यापार में बाधा डालने वाले यूरोपीय नियमों को सरल बनाया जाएगा। डिजिटल सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो इस तरह की बातचीत उसमें थी। अगली जो खबर निकल के आ रही है वो है भारत में आर्थिक समानता में उल्लेखनीय सुधार। किसके द्वारा ये बताया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। तो देखिए 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2011-12 और 2022-23 के बीच भारत में असमानता में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बना है, ठीक है।
आगे आपको बता रहे हैं कि गिनी इंडेक्स और वैश्विक रैंकिंग में भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, ठीक है, जो कि स्लोवाक गणराज्य 24.1, स्लोवेनिया 24.2 और बेलारूस 24.4 के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बताया गया है। वहीं अगर हम चाइना, अमेरिका इन सब की बात करें तो चाइना की 35.7 है, अमेरिका की 41.8 है। ब्रिटेन की तुलना में भारत की जो स्थिति है G7 और G20 देशों में भी बेहतर है। 2011 में इस सूचकांक में भारत का स्कोर 28.8 था। आगे देखिए कि विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में भारत अत्यधिक गरीबी यानी 16.2% के साथ, मतलब कि भारत में अत्यधिक गरीबी थी, जो कि 2022-23 में घटकर कितनी रह गई है, मात्र 2.3% रह गई है। पिछले दशक में 17.10 करोड़ जो भारतीय हैं उनको अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। नई वैश्विक गरीबी रेखा यानी कि $3 प्रतिदिन है, ठीक है। आगे देखिए कि सरकार ने असमानता में कमी का जो श्रेय है वो पिछले एक दशक में लागू की गई विभिन्न योजनाओं को दिया है, जिनका उद्देश्य वित्तीय पहुंच, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और कमजोर तबकों का समर्थन रहा है। जो गिनी गुणांक है इसके बारे में जानिए। गिनी सूचकांक ये एक संख्या है जो किसी देश या क्षेत्र में के जो आय या धन की असमानता है इसको मापता है। इस इंडेक्स में 0 से 100 तक का जो मतलब कि नंबर है वो दिया जाता है। और आगे बता रहे हैं कि इस पैमाने पर आय और संपत्ति के वितरण की असमानता मापी जाती है। जो 0 स्कोर है वो पूर्ण समानता को दर्शाता है, जबकि 100 जो है वो पूर्ण असमानता को दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे आपको बता रहे हैं कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही पूर्ण कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि भारत ने अपनी ऊर्जा संक्रमण यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जुलाई 2025 में पेट्रोल में 20% जो एथेनॉल मिश्रण है इसका लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो कि मूल रूप से 2030 तक निर्धारित किया गया था। वहीं हम देखें तो ये महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 24 जुलाई 2025 को की गई और इसे भारत की ईंधन रणनीति में एक परिवर्तनकारी मोड़ माना जा रहा है। ये उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करती है, स्थिरता को भी बढ़ावा देती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है। वहीं 2014 में देखें तो जहां एथेनॉल मिश्रण की दर मात्र 1.5% थी, वो 11 वर्षों में बढ़कर 2025 तक कितनी हो गई है, 20%। आगे देखिए, इससे भारत की आयातित जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है इसमें उल्लेखनीय कमी आई है। कच्चे तेल के आयात में कटौती कर भारत ने मतलब 1.36 लाख करोड़ रुपीस की विदेशी मुद्रा जो है उसको बचाया। आगे आपको बता रहे हैं कि अब तक 698 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी दर्ज की गई है, जो कि पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को बल देती है। वहीं आपको ये भी बता रहे हैं कि इससे किसानों को मतलब कि डिस्टिलरियों की आमदनी बढ़ी है, किसानों और डिस्टिलरियों की आमदनी बढ़ी है, जैव ईंधन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है और कृषि आधारित उद्योगों को नई ऊर्जा मिली है। वैसे तो हम लोग अपने यहाँ देखें तो हम लोगों के यहाँ तो जीवन में आज तक मतलब कुछ सुधार वैसे दिखा नहीं है। पता नहीं, मतलब जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना तो हमको समझ नहीं आता कि आखिर ग्राउंड लेवल पे ये जब चीज़ें सुधरी हुई हमको तो नहीं दिखती हैं। या हो सकता है भाई हम लोग गांव के लोग हैं, गांव में चीज़ें बहुत धीरे धीरे होती हैं, तो मैं भी यहाँ पे कुछ सुधार ना दिखे, शहर वालों को दिख रहा होगा। खैर, खेती बाड़ी में तो गाँव वाले ही आगे। चलिए आगे देखिए। एथेनॉल जो है वो मुख्य रूप से गन्ने से उत्पादित होता है, जो ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और ये पहल किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लाभदायक रही है। अगर हम देखें तो 1.18 लाख करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है, जिससे ग्रामीण आय में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं 1.96 लाख करोड़ का भुगतान डिस्टिलरियों को भी किया गया है, जिससे ग्रामीण औद्योगिक विकास को गति प्रदान की गई है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है, मोलासिस आधारित एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है मिथेनॉल मतलब एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम क्या है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले तो देखिए 2003 में हुई थी। उद्देश्य क्या है कि भारत का जो आयातित कच्चा माल है उस पर निर्भरता को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, साथ में घरेलू चीनी व कृषि क्षेत्र को समर्थन देना। वहीं आपको ये भी बता रहे हैं कि समय के साथ इस कार्यक्रम ने कई चरणों में प्रगति की है। 2022 में 10% जो है एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया गया था। वहीं 2025 तक देखें तो 20% का जो मिश्रण करने का लक्ष्य है वो भी निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया गया। ठीक, आगे देखिए अगली जो खबर है वो क्या है। अगली खबर है एक्जिम पे को आरबीआई से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
तो भारत के फिनटेक और नियामक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय विकास के तहत एक्जिम पे को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर जो है ये इसके रूप में कार्य करने की एक सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। और ये कदम विशेष रूप से भारत एशिया व्यापार कार्यालय में क्रॉस बॉर्डर डिजिटल लेन देन और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट प्रगति भी मानी जा रही है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डिजिटल सेवाओं में सीमा पार भुगतान अहम होते जा रहे हैं, ऐसे नियामकीय अनुमोदन डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूत और संरचना और अनुपालन को दर्शाते हैं। वहीं आगे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आरबीआई का पीएसीबी ढांचा उन भुगतान एग्रीगेटर्स को नियंत्रित करने का काम करता है जो सीमा पार लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं, और इसके अंतर्गत कंपनियों को कड़े अनुपालन मानकों, डेटा सुरक्षा, लेन देन निगरानी और पूंजी आवश्यकताओं को हालांकि पूरा करना होता है। जो एक्जिम पे है, जिसको भी स्काइडो कहा जाता है, और पेपाल, अमेजन पे इंडिया और बिलडेस्क जैसे अन्य मान्यता प्राप्त कंपनियों की सूची में शामिल हो गया है, और जिनमें से कुछ को पहले ही पूर्ण लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अब तक देखें तो $450 मिलियन से भी अधिक का लेन देन प्रोसेस किया जा चुका है। एक्जिम पे डिजिटल सेवाओं, B2B व्यापार और क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स में अपने दायरे को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है, और ये लाइसेंस विशेष रूप से क्या है, एसएमईज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भुगतान प्रक्रियाओं को थोड़ा सरल बनाने में मदद करेगा, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जटिल प्रक्रियाओं का सामना करते हैं। वहीं देखें तो कंपनी के संस्थापक तो कौन है, अर्जुन जकारिया, ठीक है, इस तरह के नाम पूछे जाते हैं। तो एक्जिम पे जो है इस कंपनी के संस्थापक कौन है, अर्जुन जकारिया। इनके अनुसार एक्जिम पे का लक्ष्य क्या है, वित्तीय वर्ष 2026 तक 10 गुना वृद्धि प्राप्त करना। अगली खबर क्या है, इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को देश का पहला आईएससीसी कार्सिया प्रमाणन मिला है। तो किसको मिला है, मतलब कि इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग इंडियन ऑयल शॉर्ट में कहते हैं, इसकी पानीपत रिफाइनरी सतत विमानन ईंधन उत्पादन के लिए आईएससीसी कार्सिया प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। ये आगे आपको बता रहे हैं कि शहर के एक विशेष समारोह के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन मतलब एजेंसी मेंबर्स कोटे कना ने एएस साहनी, अध्यक्ष इंडियन ऑयल को यह प्रमाणन जो है प्रदान किया है। पानीपत रिफाइनरी में उत्पादित एसएएफ, ठीक है, एसएएफ का जीवन चक्र, कार्बन उत्सर्जन और ट्रेसेबिलिटी के लिए कठोर मूल्यांकन किया गया है, जिससे भारतीय एयरलाइनों के लिए प्रमाणित एसएएफ को अपने परिचालन में एकीकृत करने का जो स्पष्ट मार्ग है वो भी प्रशस्त हुआ है। अगली जो खबर है वो क्या है कि मार्च 2025 तक भारत का जो विदेशी ऋण है वो कितना रहा है। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि भारत पर विदेशी ऋण की उपस्थिति के संबंध में रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट कब आई है, 27 जून 2025 को। और इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण मतलब $736.3 अरब था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2024 के अंत तक $668.8 अरब था। वहीं आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में $67.5 यानी कि 10.1% की वृद्धि 2024-25 के दौरान हुई है। और ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि 2024-25 के दौरान विदेशी ऋण में हुई वृद्धि रुपए व अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मूल्य में हुई वृद्धि के चलते कम रही है। और मार्च 2025 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण हमारी जीडीपी का 19.1%, मतलब हमारी जीडीपी का 19.1% तो हमारा विदेशी ऋण है। आगे बता रहे हैं कि जो एक वर्ष पूर्व यानी मार्च 2024 के अंत में कितना था, 18.5%, यानी कि अभी बढ़ गया है। और आगे कह रहे हैं कि 2025 के अंत में भारत पर $736.3 अरब के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण मतलब $601.9 अरब का, जबकि अल्पकालिक ऋण जो है वो $134.5 अरब का था, ठीक है। फिर आगे आपको ये भी बता रहे हैं कि मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 के अंत में दीर्घकालिक ऋण में 11.2% तथा अल्पकालिक ऋण में 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च 2025 के अंत में कुल विदेशी ऋण में 81.7% भाग दीर्घकालिक ऋणों का था, जबकि अल्पकालिक ऋणों का भार मात्र कितना था, 18.3% था। वहीं आगे आपसे बता रहे हैं कि आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत में देश के कुल विदेशी ऋण का सर्वाधिक 54.2% भाग डॉलर में निरूपित था। दूसरे स्थान पर 31.1% भाग भारतीय रुपए में निरूपित था। कुल विदेशी ऋण मतलब कि 6.2% भाग येन में था, और 4.6% भाग एसडीआर और 3.2% भाग यूरो में था, ठीक है। तो ये सब येन, यूरो और एसडीआर ये सब जानते हैं ना, करेंसीज हैं, क्या है, करेंसी हैं, ठीक है।
जैसे हमारे भारत की करेंसी है रुपया, वैसे ही ये सब जो है करेंसीज का नाम, जैसे जापान की मुद्रा है येन, ठीक है। SDR आपको पता ही होगा, अभी हम लोग देख के आ ही रहे हैं। और चलिए आगे देखिए कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऋण सेवा अनुपात यानी डेब्ट सर्विस रेशियो जो है निर्यात प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋणों पर ब्याज की अदायगियां मार्च 2024 के अंत में 6.7% था, जो कि मामूली घटकर अभी कितना हुआ है मार्च 2025 के अंत में मात्र 6.6% हो गया, ठीक है। जहां घटा कितना है, मतलब 6.7% था, अभी घट करके मात्र 6.6% रह गया है। फिर मार्च 2025 के अंत में देश में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष यानी विदेशी ऋणों के 90.8% थे, जो कि एक वर्ष पूर्व मार्च 2024 के अंत में कितने थे, 96.7%। आगे आपको बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 के अंत में कुल विदेशी ऋण में 168.4 अरब डॉलर यानी सरकारी ऋण GDP का 4.4% तथा 567.9 अरब डॉलर यानी गैर सरकारी ऋण GDP का 14.7% था। और मार्च 2025 के अंत में देश पर कुल अल्पकालिक बाह्य ऋण जो है वो कुल विदेशी मुद्रा कोष का 20.1% था, जो एक वर्ष पहले मार्च 2024 के अंत में 19.7% था, ठीक है। तो बस इतना ही रखेंगे आज के लिए, और ताकि थोड़ा छोटी क्लास रहेगी, काफ़ी सारे इसमें फैक्ट वगैरह रहते हैं, डेटा वगैरह रहता है, तो 2 वीडियो रहेगा, सही रहेगा आर्थिकी का। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक वाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।